गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे हिमाचल जीके का हिस्ट्री का जो लेक्चर 3 करेंगे। देखिए, अब हमने सभी ने जो पढ़ लिया है कि जो पहली जनजाति थी हमारे हिमाचल प्रदेश की वो आपकी कोल जनजाति थी, ठीक है। एंड साथ साथ हमने जो पढ़ा भी है कि दशराग युद्ध में आपके जो आर्य राजा सुदास जो 10 अनार्य राजाओं के साथ जय युद्ध करते हैं। सिंपल ध्यान दीजिएगा। और ये युद्ध कहाँ होता है? आपका रावी नदी के तट पर होता है, ठीक है। तो हिमाचल में हमने जो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली है हिमाचल जीके में, तो हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर सकते हैं कि जैसे आपका जो सिकंदर का जो आक्रमण था, सिकंदर का आक्रमण जो 326 बीसी में जो हुआ था भारत के ऊपर, ठीक है। और वो कहाँ तक पहुंचा था? वो व्यास नदी तक पहुंचा था। कहाँ तक पहुंचा था? वो व्यास नदी तक पहुंचा था। अब देखिए, सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। कौन सी नदी को? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था उसने। सिकंदर ने व्यास नदी को पार करने से जो मदद कर दिया था, उसके सैनिकों ने मना कर दिया था। लेकिन वो झेलम का युद्ध, जो हाइडेस्पिस का युद्ध बोलते ना, हाइडेस्पिस का युद्ध वो लड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर जो वहां पे काफी सारे जो स्तूपों का निर्माण भी जो करवाया था। सिंपल ध्यान दो, कौन सी नदी के तट पर उसने जाओ उस स्तूपों का निर्माण करा था? सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर। इसको ध्यान दीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का। और टेलीग्राम पे आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट मिलती रहती है। पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा वहां पे, ठीक है। एंड शुभम जीके ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हम यहाँ पे HPAS एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम के लिए हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश अब यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि सिकंदर पर का जो आक्रमण कब हुआ था भारत पर, वो 326 बीसी में हुआ था। और देखो, सिकंदर का जो प्रमुख सेनापति था वो कौन था? वो काइनोस था। कौन था? वो काइनोस था। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, तो उसके जो उसने जो पहाड़ी राजा प्रवर्तक की जो सहायता ली थी, ताकि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाओ कर सके वो, ठीक है। तो कौन से राजा की स्थापना सहायता ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? पहाड़ी राजा प्रवर्तक की। किसकी? प्रवर्तक की। एवं चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो उनकी भी जो सहायता उन्होंने जय ली थी। और ये बोला क्या था कि प्रवर्तक जो आपके त्रिगर्त नरेश रहा होगा। प्रवर्तक जाओ, त्रिगर्त नरेश जाओ, कभी ना कभी जाओ रहा होगा। इसको याद रखना है। अब देखिए, 323 ईस्वी के आसपास जाओ चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। किसको खत्म करके? नंद वंश के धनानंद को खत्म करके। धनानंद जाओ काफी जाओ ओल्ड हो गया था, उस वजह से जो उसका फायदा उठाया इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसको जब मारकर जाओ मौर्य साम्राज्य की जो नींव इसने रखी थी। और देखिए, मौर्य साम्राज्य के जो शीर्ष पर जो स्थित था रियासत, वो थी आपकी कुलिंद रियासत, ठीक है। इसको क्या बोला गया? सिरमौर बोला। क्या बोलेगा? सिरमौर बोलेगा। और इसी के नाम से जाओ सिरमौर जाओ नाम पड़ा। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ पे चंद्रगुप्त के जो पोते थे जिनका नाम था अशोक, ठीक है, 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो ध्यान दो, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को जो अपनाया था। याद रखना है। श्रवण बेलगोला में जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा कि कालसी उत्तराखंड में अशोककालीन जय शिलालेख जो आपके मिले हैं। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में 242 ईस्वी में जाओ 242 बीसी में बौद्ध धर्म का जब प्रवेश हो गया था। ये पुराने क्वेश्चन है कुछ जो मैंने कल आपको करवाए थे, इसको आपने ध्यान देना है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद जब किस वंश का स्थापना हुई? शुंग वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी वो? आपका 185 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, बीसी में। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मौर्य के पतन के बाद जाओ शुंग वंश की जो स्थापना हुई थी। शुंग वंश की जो स्थापना कब हुई थी? मौर्यों के पतन के बाद, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी राज्यों को अपनी अधीन नहीं रख पाए और वे स्वतंत्र हो गए। वो स्वतंत्र जो रहने लगे। देखो, प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण शुरू हो गया था। तो देखो, शकों का आक्रमण जब कब स्टार्ट हो गया था? प्रथम शताब्दी के आसपास जब शुरू हो चुका
था, याद रखेगा। और देखो कुषाणों में जाओ, सबसे जाओ जो प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क था। कौन था वो? कनिष्क था। ठीक है, कुषाणों को ही जय हम शक्कर बोलते थे। क्या बोलते थे? कुषाणों को जय हम शक्कर बोलते थे। और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, सबसे शुद्ध जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो किसके द्वारा जारी की गई थी? वो कुषाणों के द्वारा जारी की गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आता है गुप्त साम्राज्य के बारे में, जहां से आज हमने जाओ करना है गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो देखो, श्रीगुप्त के पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एडी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। तो ध्यान दो, श्रीगुप्त का जो पोता था और उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो 319 एडी में जब इसने गुप्त साम्राज्य की जब नींव रखी थी। और देखो, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में पर्वतीय जनपदों को जीतकर उन पर आधिपत्य जमाया। तो देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ध्यान दो, इसने जब पर्वतीय जनपदों को जीत कर जाओ वहां पर आधिपत्य जाओ किया 340 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हरिशेन के इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति से भद्र, त्रिगर्त, औदुंबर, कुलुत और कार्तिकपुर जनपदों पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। तो हरिशेन ने लिखा है आपका प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है लिखी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भद्र, त्रिगर्त, औदुंबर, कुलुत और कार्तिकपुर जो जनपद थे उनका जो उल्लेख यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त की विजय का जो है उल्लेख भी इसमें जो मिलता है। अब देखो, सभी राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर उसे जागीरदारों की तरह कर देते थे। तो हिमाचल के जितने भी राजा थे समुद्रगुप्त को जाओ जागीरदार की तरह जाओ कर देते थे। अब देखो, कुलीन जनपद का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। कुलीन जनपद के बारे में इसमें जाओ कहीं देखने को नहीं मिल रहा है आपको। शायद वह चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कुलीन साम्राज्य जहाँ बोला गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय पे जाओ वो में भी जाओ गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गया होगा, इसलिए जाओ उसका उल्लेख यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पे बात आती है, समुद्रगुप्त ने पहाड़ी जनपदों से अपनी प्रभुता स्वीकार करवाकर उन्हें आंतरिक आबादी शक्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की। तो देखो, समुद्रगुप्त जब आपका पहाड़ी जनपद को स्वीकार कर लेता है, अपना जीत लेता है, तो जितने भी लोग थे वहां की जितनी भी आबादी थी, ठीक है, उन्होंने जो प्रभुता स्वीकार की उसकी, एवं जो सुरक्षा बनाए रखने की जो यहाँ पे स्वतंत्रता जो प्रदान की। यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए, कुमार गुप्त के समय पे जाओ हूणों को जाओ देखो, कुमार गुप्त के समय पे एक चीज याद रखना है आपको कि इसके समय पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखो, कुमार गुप्त के जो पुत्र था स्कंदगुप्त, उसने हूणों को पराजित कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा जो को बनाए रखा था। तो देखिए, स्कंदगुप्त के जो बाद गुप्त साम्राज्य का प्रभाव घटने लगा और उसके बाद विघटन हो गया। तो सिंपल ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, जिसको हमने क्या बोला? विक्रमादित्य बोला, और जिनके जो दरबार में नवरत्न जो देखने को मिले थे। ठीक है, तो देखो, कुमार गुप्त उसके बाद आए और कुमार गुप्त के पुत्र थे स्कंदगुप्त। इनके जो समय पे हूणों का आक्रमण हुआ था। देखिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको जो है आ सकता है कहीं भी आप एग्जाम में। अब देखिए, स्कंदगुप्त के बाद जो जैसे ही स्कंदगुप्त जो डेथ हुई उसके बाद जो गुप्त साम्राज्य का जो पतन होने लगा, क्योंकि हूणों का जो आक्रमण बढ़ने लग गया। हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। देखो, कालिदास ने कुमार संभव और मेघदूत की रचना इसी काल में की थी, जिसमें हिमालय का वर्णन मिलता है। तो कालिदास जो थे, याद रखना है, कालिदास जी जाओ वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे जाओ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे, विक्रमादित्य के समय पे जाओ नवरत्न थे वो। ठीक है, तो याद रखो, कालिदास ने जो कुमार संभव और मेघदूत की जो रचना इसी काल में की थी, जिसमें हिमालय का जो वर्णन देखने को मिलता है। अब देखिए, गुप्त काल में पर्वतीय प्रदेशों में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। तो गुप्त काल में ही जाओ हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, प्रभाव बढ़ा और अनेक मंदिर, बहुत सारे मंदिर जो यहाँ पे बनाए गए गुप्त काल के समय पे। याद रखिएगा कि 521 ईस्वी में हूणों ने तोरमान के नेतृत्व में पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण किया। तो तोरमान जो था वो एक हूण शासक था। 521 ईस्वी में जाओ तोरमान आक्रमण करता है, पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण करता है। ठीक है, इससे पूर्व भी 480-90 के बीच तोरमान ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण
किए थे। तो तोरमान ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण भी किए थे। याद रखो, स्कंद गुप्त के समय पे जाओ, आपका हुनों का आक्रमण होता है। आप देखिए, तोरमान के पश्चात उसके पुत्र मिहिरकुल, जिसे भारत का एटिला कहा जाता था, 525 ईस्वी में पंजाब से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्र पर आधिपत्य जमा दिया। तो तोरमान का जो उसका जो पुत्र था तोरमान के बाद, मिहिरकुल, उसने जो 525 ईस्वी में जो पंजाब से लेकर जो मध्य भारत तक का जो क्षेत्र था उसको जो हड़प लिया था, यहाँ पर आधिपत्य जमा लिया था। ये आपको याद रखना है। अब देखो, गुज्जर स्वयं को हूणों के वंशज मानते हैं। जो गुज्जर है वो भी बोलते हैं कि हम भी जाओ हूणों के वंशज हैं। याद रखिए, मगध सम्राट नरसिंह, बालादित्य और यशोवर्मन ने मिहिरकुल को पराजित कर कश्मीर भागने पर मजबूर जाओ कर दिया था। तो मिहिरकुल को जाओ किसने पराजित किया था? मगध सम्राट नरसिंह, बालादित्य और यशोवर्मन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आते जाओ, क्वेश्चन बढ़ेंगे HPAS एग्जाम में, बिल्कुल डिटेल वाइज हर एक लाइन करा रहा हूं आपको हर एक चीज देखनी है। ठीक है, अब देखिए, हर्षवर्धन की बात आती है। हर्षवर्धन जाओ 606 ईस्वी में जाओ गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और उसके शासन काल में पाटलिपुत्र, थानेश्वर और कन्नौज शासन के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो देखो, पाटलिपुत्र आपका बिहार में पटना में है। ठीक है, कन्नौज याद रखना है, और थानेश्वर जाकर ये प्रमुख केंद्र जाओ रहे हैं हर्षवर्धन के समय पे। और याद रखो, हर्ष जाओ अपनी नाटक रचना के लिए जाना जाता था। ठीक है, और इसके समय पे एक चीनी यात्री हेवन सांग नाम का जाओ भारत आया था। तो देखो, इस शासन काल में हेवन सांग जाओ भारत आता है। 630 से लेकर 640 ईस्वी की तक यात्रा जाओ करता है। और देखो, 635 ईस्वी में वो जालंधर, जो त्रिगर्त की राजधानी थी उस समय, और वहां आया। और देखिए, राजा उदीमा का 4 माह तक मेहमान रहा। राजा उदीमा का जब 4 माह तक मेहमान कौन रहा था? हेवन सांग। देखिए, 643 ईस्वी में जाओ, जब वो वापस जाता हो, दो जालंधर में रुका था। जालंधर में जाओ रुका था। तो भारत में जाओ कौन चीनी यात्री आया था? पहले आपका हेवन सांग आया था 630 ईस्वी में। 629 से 640 ईस्वी तक जो यहाँ पे ही रुकता है, इसको ध्यान देना है। एवं याद रखेगा कि 633 से लेकर 635 ईस्वी के बीच में ये आपका हिमाचल के क्षेत्र में भी जो जलंधर क्षेत्र में आपका आया था। आप देखिएगा, हेवन सांग ने जलंधर के बाद कुल्लू, लाहौल और सिरमौर की यात्रा की थी। हर्षवर्धन ने 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। याद रखेगा कि कुल्लू में भी आया था, लाहौल में भी आया था, और सिरमौर क्षेत्र में भी आपका वो आया था। इसको याद रखना है। तो देखिए, हर्षवर्धन की जो मृत्यु थी वो 647 ईस्वी में हो गई थी, और इसी के समय पे जो आपका नागरत्न आपका जो रत्नावली जो नाटक जो लिखा गया था। अब देखिए, कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। तो राजतरंगिणी में मैंने आपको पहले ही बताया है कि कलहण द्वारा लिखी गई है, और इसमें कश्मीर का इतिहास जो लिखा गया है। तो देखिए, कश्मीर के इतिहास में राजतरंगिणी में जो कश्मीर का राजा था, राजा ललितादित्य और यशोवर्मन, इनके बीच के जो युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन यहाँ पे किया गया है। त्रिगर्त, ब्रह्मपुरा, चंबा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर यशोवर्मन के प्रभाव का विवरण मिलता है। त्रिगर्त यानी कि कांगड़ा रियासत, और ब्रह्मपुरा यानी कि भरमौर। ठीक है, चंबा उस समय नहीं था क्योंकि मारूवर्मन ने जो चंबा रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, उसके जो राजधानी थी भरमौरी थी। लेकिन साहिल वर्मन ने जो 900 ईस्वी में 900 AD के आसपास, याद रखना है, आपके चंबा जो शहर की स्थापना की थी। तो देखो, ब्रह्मपुरा और त्रिगर्त के पहाड़ी क्षेत्रों में जो यशोवर्मन का जो प्रभाव था, याद रखिएगा। 9वीं शताब्दी में त्रिगर्त और ऊपरी सतलुज क्षेत्रों पर कश्मीर राज्य का अधिकार हो गया। तो 9th सेंचुरी में जाओ त्रिगर्त, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, वन मोर टाइम। ओके, यस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि 9वीं शताब्दी में त्रिगर्त और ऊपरी सतलुज क्षेत्रों पर कश्मीर राज्य का अधिकार हो गया, याद रखो। ठीक है, अब याद देखिए, हेवन सांग ने जालंधर, कुल्लू, सिरमौर की राजधानी, सिरमौरीताल, लाहौल की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है।
देखो हेवन सांग की जो बुक थी उसका नाम था सियुकी। क्या नाम था उसका? सियुकी था। तो इस बुक में जो सिरमौर की जो राजधानी थी सिरमौरी ताल, ठीक है, लाहौल की यात्रा का जो वर्णन और कुल्लू की जो यात्रा का विवरण जाओ और जलंधर की यात्रा का जो वर्णन जो इसने किया है हेवन सांग ने। देखो चंबा राज्य उस समय शायद त्रिगर्त के अधीन रहा होगा, मे भी हो सकता है कि त्रिगर्त के अधीन ही रहा होगा, क्योंकि सतलुज रावी और ब्यास के बीच का जो एरिया जो था वो त्रिगर्त कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए महायान धर्म के यहाँ प्रचलित होने का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक सियुकी में किया है। देखो हेवन सांग बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के लिए जो भारत आए थे और उनकी बुक थी सियुकी। तो महायान धर्म को यहाँ प्रचलित होने का जिक्र जो कहाँ मिलेगा आपको? हेवन सांग की बुक में देखने को मिलता है। और जो निर्मण के जो ताम्रपत्र में स्पीति के राजा समुद्र सेन का वर्णन मिलता है। तो स्पीति के राजा समुद्र सेन का वर्णन किस में मिलता है? आपका निर्मंड के जो ताम्रपत्र थे, याद रखना है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में त्रिगर्त और कुल्लूद के अलावा छोटे छोटे सरदारों के समूह उभर आए जिन्हें ठाकुर और राणा कहा जाता था। ठीक है, देखो त्रिगर्त और कुल्लूद के अलावा जो छोटे छोटे सरदारों के समूह उभर आए थे जिनको जो क्या 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 कहा? ठाकुर और राणा जो कहा गया। अब देखिए गुप्तोत्तर काल में ठाकुरों के शासनकाल को अब ठकुराई और अधिकार क्षेत्र को ठकुराई कहा जाता था। तो ठकुराई क्या होती है? जितना एरिया ठाकुर का होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, वो ठकुराई है। और देखिए राणाओं के अधिकार क्षेत्र को राहुन कहा जाता था। तो राहुन किसको कहा जाता था? राणाओं के क्षेत्र के अधिकार को, एक अधिकार क्षेत्र को। आप देखिए 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मैदानों से आए राजपूतों ने हिमाचल में अपने राजवंश स्थापित किए। तो 7वीं से लेकर जो 10वीं शताब्दी के बीच जो मैक्सिमम जो आपके रियासतें बनी, ठीक है, और मैदानों से आकर जो राजपूतों ने जो अपने शासन जो यहाँ पे स्थापित करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है, इन्होंने राणाओं और ठाकुरों को अपने सामंतों की स्थिति में पहुंचा दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए महमूद गजनवी की बात होती है तो महमूद गजनवी भारत हिमाचल पर आक्रमण करता है ब्रजेश्वर टेम्पल पे 1009 ईस्वी में। और याद रखो भारत पर आक्रमण कितनी बार किया उसने? आक्रमण 17 बार जो उसने किया था। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद गजनवी जो ने 1009 ईस्वी में आनंदपाल को हराने के बाद जो नगरकोट के किले पर, नगरकोट पर जो आक्रमण करता है ये, और वहां से खजाना जो था वो सारा का सारा लूटता है। और देखिए नगरकोट किले पर जो 1043 ईस्वी तक जो तुर्कों का, किसका? तुर्कों का जो कब्जा रहता है। और जिसके बाद जो तुर्कों से जो आपका तोमर राजा था, तोमर राजा, दिल्ली का तोमर राजा महिपाल वो गजनवी का शासन की जो समाप्ति करता है। गजनवी से जाओ या तुर्कों से जाओ नगरकोट के किले को जो छुड़ाता है। अब देखिए मोहम्मद गजनवी 1023 ईस्वी तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों का पर अधिकार नहीं कर पाया था। तो 1023 ईस्वी तक जाओ ओनली नगरकोट के एरिया को जो उसको कैप्चर कर पाया, वो बाकी के कांगड़ा के हिस्से को कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द कांगड़ा। अब देखिए त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के उपरांत 1026 ईस्वी में तुर्की के अधीन कांगड़ा आया। तो तुर्की के अधीन जो कांगड़ा कब आया? वो आया 1026 ईस्वी में। कब आया वो? 1026 ईस्वी में। और देखिए मोहम्मद गौरी ने पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया। सल्तनत काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए तैमूर लंग का आक्रमण जो था वो सल्तनत काल में हुआ था। और देखो 1398 और 1399 के आसपास जो तैमूर लंग का आक्रमण देखने को मिला था। अब देखिए सल्तनत काल जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। उसके बाद मुगल काल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, देखिए इसमें गुलाम वंश भी आया था जिसका जो 1206 से लेकर 1290 तक जो रहता है, आधिपत्य रहता है। फिर आपका खिलजी वंश रहता है। खिलजी वंश का जो 1290 से लेकर 1320 तक जो आपका ध्यान रहता है। ठीक है, शासन रहता है। और देखो इन्होंने जो पहाड़ी राज्यों पर जो खास ध्यान नहीं दिया। तुगलक वंश के सुल्तानों ने पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करी। जनरली पहले आया मोहम्मद बिन तुगलक 1337 में। आपका जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है कांगड़ा पे आक्रमण करता है। ठीक है, एक उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आता है 1365 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक और 1300 पुस्तकें जो ले जाता है फारसी में अनुवाद करवाने के लिए। और इजुद्दीन जो है आपका इसकी जो बुक्स को जो फारसी में अनुवाद जो करवाता है। आप ध्यान दीजिए 1337 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक नगरकोट के
किले पर आक्रमण करता है और राजा पृथ्वीचंद जो उस समय नगरकोट का जो राजा होता है। तो राजा पृथ्वीचंद जो उस समय नगरकोट का राजा था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 में ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 में नगरकोट पर आक्रमण कर घेरा डाला। तो नगरकोट पर आक्रमण कर घेरा कब डाला फिरोज शाह तुगलक ने? 1361 में। ठीक है, अब देखिए कांगड़ा अभियान और नगरकोट के घेरे पर का जिक्र जो तारीख फिरोज फरिश्ता और तारीख फिरोज शाही में मिलता है, जो कि ये फिरोज शाह तुगलक ने ही जेल लिखी है, इसको याद रखना है। अब देखिए राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का बाद में समझौता हो गया और नगरकोट पर उससे घेरा उठा लिया गया। रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आपको 1361 की डेट भी दे रखी है, लेकिन 1365 की डेट भी आपको जो मेन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो अगर पूछा गया आक्रमण कर घेरा डाला कब हुआ, तो 1361 ईस्वी में हुआ वो। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक जो 1365 ईस्वी में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया 1300 संस्कृत पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाने के लिए साथ ले गया। कितनी पुस्तकें ज्वालामुखी मंदिर से ले गया था वो? 1300 संस्कृत की पुस्तकें जो संस्कृत में अनुवाद करने फारसी में अनुवाद करने के लिए जो ले गया था। और देखिए इसकी जो अनुवाद किसने किया फारसी में? अज़ुद्दीन खालिद खानी ने। मैंने बताया ना, इज़ुद्दीन ने जो इसकी जो पुस्तकों का जो फारसी में अनुवाद जो किया, और पुस्तकों का नाम क्या रखा? दलाई ए फिरोज शाही रखा। ठीक है, अब देखिए राजा रूपचंद की 1375 में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र जो सागर चंद राजा बना। कौन बना उसके बाद? सागर चंद। सागर चंद के शासनकाल में फिरोज शाह के बड़े बेटे नसीरुद्दीन ने कांगड़ा में 1379 ईस्वी में शरण ली। तो देखो फिरोज शाह का जो बेटा था वो था नसीरुद्दीन। कौन था? नसीरुद्दीन। तो 1379 में जाओ सागर चंद के समय पे जाओ कांगड़ा किले में जाओ शरण लेता है, कांगड़ा में जाओ शरण लेता है नसीरुद्दीन। अब देखिए 1398 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण देखने को मिलता है आपको, और मंगोलों में तैमूर लंग का जो आक्रमण आपको देखने को मिलता है। देखिए तो देखो उस समय जाओ कांगड़ा पे जाओ किसका शासन था? राजा मेघचंद का जो शासन था। अब देखिए तैमूर लंग ने वापसी में 1399 में ईस्वी में शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया। तो पूछा जाता है एक बार कि शिवालिक क्षेत्रों पर जब तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया? 1399 ईस्वी में किया था। अब देखिए तैमूर लंग ने जब हिंदू नालागढ़ का शासक आलमचंद के साथ जब ध्यान दो कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने जब तैमूर लंग की सहायता की थी, और तैमूर लंग जब बिना उसके जो साम्राज्य को डैमेज किए जाओ पहाड़ी इलाकों में आ गया था। तो आलमचंद था नालागढ़ का राजा जिसने तैमूर लंग की जो सहायता की थी, हिंदू का राजा था। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो उसने नूरपुर धमेरी के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया जिसका विरोध रतन सिंह ने किया था। तो रतन सिंह ने जो विरोध किया था किसका? तैमूर लंग का। तैमूर लंग का, इसको याद रखना है। अब आगे देखिएगा सैयद वंश और लोधी वंश ने भी पहाड़ी राज्यों पर आधिपत्य जमाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो सैयद वंश आपको पता है, लोधी वंश आपको पता है। ठीक है, जैसे ही लोधी वंश आपका खत्म होता है तो वैसे ही आपकी जो मुगल डायनेस्टी जो स्टार्ट होती है। तो देखो 1525 ईस्वी में कांगड़ा के निकट मलोट में अपनी चौकी स्थापित करता है बाबर। कौन? बाबर। और देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का जब फर्स्ट बैटल होती है, और इब्राहिम लोधी इसमें हार जाता है। इब्राहिम लोधी इसमें हार जाता है। ठीक है, लॉस टू बाबर। तो 1526 में पानीपत का जो युद्ध होता है, ठीक है, पहला युद्ध, और उसी के साथ मुगल साम्राज्य की जो स्थापना करता है कौन? बाबर। ठीक है, बाबर जो स्थापना करता है मुगल साम्राज्य की, और 1526 से लेकर 1857 तक मुगल का जो आधिपत्य रहता है, याद रखिएगा। अब देखिए अकबर ने 1556 ईस्वी में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि नूरपुर के राजा भक्तमल को सिकंदर शाह से दोस्ती थी। सिंपल ध्यान दो, 1556 में आपका अकबर आता है और वो सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर जो सेना भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि राजा भक्तमल जो थे वो सिकंदर शाह के जो दोस्त थे। अब देखिए अकबर पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या रिश्तेदारों को दरबार में बंधक के तौर पर रखता था। तो मैक्सिमम मुगल्स यही करते थे कि अगर किसी को जाओ कोई अगर बात नहीं माना, कोई जाओ उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो रिश्तेदारों को जाओ उनके दरबार में रखते थे और बंधक बना के जाओ रखते थे। अब देखिए अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया था।
तो राजा जयचंद को किसने बंधक बनाया था? कांगड़ा के अकबर ने बनाया था। अब देखिए जयचंद के पुत्र बिधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह किया। ये तख्तमल नहीं है, ये भक्तमल है। कौन है ये? भक्तमल है, इसको याद रखना है। भक्तमल के साथ जाओ विद्रोह किया बिधिचंद ने। और देखिए अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली खां के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो कांगड़ा किसने भेजा था? बीरबल और हुसैन कुली खान को अकबर ने, याद रखना है। और अकबर ने 1572 में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की जमीनें लेकर एक शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। तो टोडरमल को जाओ शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था, पहाड़ी रियासतों की जमीनें लेकर, ठीक है, 1572 ईस्वी में। और ये अकबर वही है जिसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला कौन था? वो बीरबल था। कौन था? बीरबल था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें 66 गांव और चंबा के रिहलू, छेरी, पतियार और धारों क्षेत्र शामिल थे। जो आपके ये जो बनाई गई थी, शाही जमींदारी बनाई गई थी, उसमें 66 गांव शामिल थे, ठीक है। राजा जयचंद की 1585 में मृत्यु के बाद उसका बेटा बिधिचंद जय राजा बना। कौन बना? बिधिचंद जय राजा बना। वो राजा जयचंद का पुत्र था। अब देखिए राजा बिधिचंद ने अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा, ठीक है। तो राजा बिधिचंद ने अपने पुत्र को त्रिलोकचंद को जो है वो मुगल दरबार में बंधक के तौर पर जो रखा था। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन अकबर का समकालीन था। तो यहाँ पे पहले पता लगा आपको कि कौन था। जाओ चंबा का राजा अकबर का समकालीन था, वो आपका प्रताप सिंह वर्मन था। और देखिए वह मुगलों के प्रति समर्पित था। सिरमौर का राजा धर्म प्रकाश अकबर का समकालीन था। तो सिरमौर रियासत का राजा कौन राजा जो अकबर का समकालीन था? वो धर्म प्रकाश था। कौन था? धर्म प्रकाश था। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो आज की वीडियो बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको हर एक चीज कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डेट्स रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। डेट्स एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। डेट्स देखिएगा कि 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक आता है। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक आता है। 1398 से 99 ईस्वी में आपका तैमूर लंग आता है। लेकिन उससे पहले याद रखना 1009 ईस्वी में जो आपका महमूद गजनवी जो आपका आता है हिमाचल में अटैक करने के लिए। 1525 ईस्वी में आपका बाबर जो मलोट में सैनिक छावनी में आता है अपनी, ठीक है, याद रखना है। एंड 633 से लेकर 635 ईस्वी के बीच में आपका जो हेवन सांग हर्षवर्धन के समय पे जो हिमाचल आता है, ये आपको ध्यान देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। कोई भी गलती शलती होगी तो प्लीज माफ करना। वीडियो को देखने के धन्यवाद। जय हिंद।